अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने उस टॉपिक पे पढ़ रहे थे, इनकम फॉर बिजनेस की डिडक्शंस के ऊपर बात हो रही थी। तो जो इनकम फॉर बिजनेस की डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस का मतलब होता है कि वो एक्सपेंसेस जो कंपनी ने किए हुए होते हैं। अच्छा, ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ये अक्रूवल बेसिस पे भी होते हैं और कैश बेसिस पे भी होते हैं, सही ना? यानी कि आपने किसी को कैश पेमेंट कर दी तो उसका भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। या आपने पेबल्स का मतलब आपने एक्सपेंस डेबिट करके पेबल्स क्रेडिट किया होता है, बट शर्त ये होती है कि वो पेबल 3 साल के अंदर अंदर पे हो जाना चाहिए, सही है ना? तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो नहीं सकता कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया जाए और सेक्शन 20 और 21 के बारे में डिस्कशन ना हो। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि सेक्शन 20 और 21 के बारे में डिस्कशंस नहीं हो। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये वाला डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो उसने क्या लिख दिया? Subject to this ordinance, in computing of income tax chargeable on income for business for tax year, a deduction shall be allowed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A deduction shall be allowed for any expenditure incurred. Incurred का मतलब उस टैक्स ईयर के अंदर wholly for the purpose of business। उस बिजनेस के लिए आपने कोई काम किया है, उस बिजनेस के लिए किया है आपने, तो उस बिजनेस के लिए आपने कोई खर्चे करे वगैरह किए तो आपको उस चीज का मिलेगा एक्सपेंस। इनकट इनकट का मतलब आपने वो वाकई किया हो। अच्छा, इनकट को डिफाइन कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश है। इनकट को डिफाइन करने का मकसद ये होता है कि उसकी इनवॉइस उसी उसी टैक्स ईयर में होनी चाहिए, ना पीओ की बेसिस पे ना जीआरएन की बेसिस पे। इसके बेसिस पे वो आपका एक्सपेंस नहीं मानेंगे। क्लियरली बात समझिएगा। आपने परचेज ऑर्डर इशू कर दिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, बुक्स में नहीं आता कभी भी। आपने जीआरएन रिसीव कर ली, स्टॉक्स में आएगा, लेकिन वो स्टॉक में आ गया लेकिन उसकी एंट्री एक्सपेंस में नहीं आई। सही है दोस्तों? हाँ। जिस दिन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं उस दिन एक्सपेंस आपका वाकई टैक्स पर्पस के लिए और अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी कंसिडर किया जाता है। ये याद रखिएगा मेरे पास। तो इनकट का मतलब ये हो गया कि इनवॉइस होने था। अच्छा, इनवॉइस लेते वक्त ना बहुत सारे प्रैक्टिकली देखा गया लोग गलती इस बात पे करते हैं कि जो कंपनी का नाम है, जैसे एक्स वाई जेड ने एबीसी को बेचा, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड और एबीसी लिमिटेड, इनके पूरे पर्टिकुलर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक्स वाई जेड लिखा हुआ हो और एबीसी लिखा हो। नहीं जनाब, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर या तो एक्स वाई जेड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा होगा। तो प्रॉपर एनटीएन कंपनी का नाम, एनटीएन नंबर, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, सब चीज़ें प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। अदरवाइज जब असेसमेंट होगा ना या ऑडिट होगा 122(5)(a) का या 170 का, आई थिंक सो, तो वो ऑडिट जब होगा तो वो आपका उसमें उड़ा देंगे, वो एक्सपेंस बोलेंगे तो बिजनेस पर्पस के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये तो इनका इस कंपनी का तो हुआ ही नहीं है ना। तभी इस लाइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, यहाँ पे एक सेक्शन आता है, मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा मेरी बात को आप लोग। यहाँ पे ये कह रहा है सब्जेक्ट, बहुत सारे लोगों का जो डेयरी फार्मिंग से होता है ना, उनका बिजनेस होता है लाइफ स्टॉक का, यानी कि उनके पास एनिमल्स होते हैं, जैसे दूध देने वाली गायें होती है। तो अक्सर क्या होता है कि वो गायें या वो काऊ मर जाती है। तो जब वो अगर वो एक्सपायर हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसका जो जो एक्चुअल कॉस्ट और सेलिंग का जो एक्सपेंस हो, जो सेलिंग है होता है, उसका जो गेन या लॉस होता है, उसको आपको अलाउड होता है। ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, परमानेंट डिडक्शन शैल बी अलाउड इक्वल होगा, आपको मिलेगा टू द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट टू द टैक्स पेयर लेस रियलाइज। यानी कि जो भी गेन या लॉस होगा वो आपके लिए एडमिसिबल होगा, इनएडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों? उसके बाद यहाँ पे एक चीज लिखिए, मैंने आप सबको से एक बात की थी कि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो एसेट एक्वायर करती हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें वो लोग एक्वायर करते हैं ना। तो टैक्स वाले कहते हैं या अकाउंटिंग में भी कहते हैं उसको उसको एसेट रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट आ जाती है हमेशा, जिसकी वजह से एक चीज़ क्रिएट होती है। याद रखिएगा, आप सबको पता भी है कि अगर फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन से डिफर होती है तो उसका जो है हम रिकॉर्ड करते हैं डेफर टैक्स। ये आप सबको पता है।
अब इसमें रिड्यूसिंग जो हम पढ़ेंगे जब सेक्शन 22, 23, 24, 22 कहता है टैक्स डेप्रिसिएशन, 23 कहता है इंटेंजिबल की एमोटाइजेशन, और 24 कहता है प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एसिड होता क्या है, एसिड की कॉस्ट में क्या क्या आता है, उसको कब किस मेथड के थ्रू डिप्रिशिएट किया जाता है, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन, टैक्स डिप्रिसिएशन के इनिशियल अलाउंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो हमने पहली बात क्या कर दी भाई कि यहाँ पे इनकम की बेसिस पे होता है, इनवॉइसिंग सही होनी चाहिए, उस पर्पस ऑफ द बिजनेस के लिए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नीचे। अब आए हम सेक्शन 21 के ऊपर। ये 21 सेक्शन ये कहता है कि भाई आपके एक्सपेंसेस हम सब अलाउ करेंगे, लेकिन ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं हम डिसअलाउ कर देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेंगे। तब इसने एक्सेप्ट से शुरू किया है। No deduction shall be allowed in computing the income of a person under the head income from business। सही है ना दोस्तों? तो हम आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, कौन से नहीं करेंगे भाई? एनी एक्सेस रेट टैक्सेस, जो भी आपने टैक्सेस पे किए गए हैं इन पाकिस्तान और फॉरेन, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। जो वो टैक्सेस पे किए जो प्रॉफिट के ऊपर लगते हैं, जो प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स लगे हैं, जो उसका परसेंटेज के ऊपर है, तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात से लिखिए एनी अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्राइव बाय पर्सन। आप लोगों ने भाई एक्सपेंस किसी का डिडक्शंस किए हैं और टैक्स विद होल्ड किया तो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आपने किया हो, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिसपे आपने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं की, तो भी आपको अलाउ नहीं होगा। हाँ, एक सबसेक्शन लिख दिया इन्होंने, एक प्रोविजो लिख दिया। जब भी प्रोविजो आता है ना दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली बात की कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट द डिसअलाउंस in respect of purchase of raw material and finished good under this clause shall not exceed 20%। कहने का मकसद है सिर्फ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के लिए, यानी कि ये बात हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, सही है ना। एडमिन की इसके ऊपर बात नहीं हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। एडमिन के एक्सपेंसेस पे वो बिल्कुल नहीं छोड़ता है आपको। तो अगर ऐसे होगा तो आपकी जो डिडक्शन, जो अगर डिसअलाउंस होगी ना, वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 20% तक की मैक्सिमम लिमिट रहेगी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। प्रोवाइडेड दैट डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज of raw material and finished good under this clause shall not exceed 20% of the purchases of raw material and finished good। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने एक और प्रोविजन दिया हुआ है इसके अंदर, एनी अमाउंट ऑफ कमीशन थर्ड शेड्यूल वाला आइटम के ऊपर, अगर आपने कमीशन किसी 2% वेयर द अमाउंट ऑफ कमीशन और पेबल एक्सीड 0.2% ऑफ द ग्रॉस। आपने किसी ऐसे बंदे से काम किया है जो कि एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, और आप उसको कमीशन पे कर रहे हैं, तो 0.2% तक जो होगा वो डिसअलाउंस हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ऑफ द ग्रॉस सप्लाई। नहीं समझ में आया तो हम इसकी इलिस्ट्रेशन सारी करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ माइंड मेकिंग के लिए बता, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। एनी अमाउंट ऑफ कमीशन पेड और पेबल in respect of supplies of product listed in third schedule of the sales act। सेल्स एक्ट में जो थर्ड शेड्यूल होता है वो रिटेलर्स का होता है, ये जो कि आपने देखा होगा ना, आपने जो जिसके ऊपर पैकिंग के ऊपर लिखा होता है कि इतनी प्राइस इतना जीएसटी, वो थर्ड शेड्यूल आइटम। वेयर द अमाउंट ऑफ commission paid or payable exceed 0.25% of the gross supplies, therefore thereof, unless the person to whom is payable as of जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में ना हो। सही है ना दोस्तों? एक बात हो गई, ठीक है। आपको समझ, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में, अगर आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में, बहुत सारे कंपनीज एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस करते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है वो ऐसा हो रहा हो कि भाई एम्प्लॉयज को दावतें दी जा रही हैं तो भाई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में चले, नहीं, इसकी कंडीशंस हैं जो रूल्स में लिखी हुई हैं। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ फंड नॉट रिकग्नाइज, कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो प्रोविडेंट फंड में आपने किया हो जो कि रिकग्नाइज नहीं है, तो वो डिसअलाउंस है। यानी कि प्रोविडेंट फंड, ये जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाली जो बातें ना, इसमें मैं आपको एक सेंट्रल आइडिया बताता हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, हम आसान करके पढ़ते हैं, अगर फिर भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। प्रोविजंस को वो लोग नहीं मानते, प्रोविजंस को वो लोग नहीं मानते। आपने जितना पे किया है ना, आप उसका डिविजिबल मुझसे ले लो। जितना आपने कैश बेसिस पे पे कर दिया ना,
आप उसका मुझसे ले लो, अदर देन दैट बाकी मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं दूंगा। अब इसमें मैं पढ़ता हूँ दोबारा से, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू टू अ फंड, एक फंड बना है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कि प्रोविडेंट फंड के कानून के तहत या सुपरएनुवेशन फंड के तहत जो ग्रेजुटी के जो एक्ट्स हैं उसके हिसाब से बना हुआ ही नहीं है, तो उनके दिमाग में तो यही बात आएगी ना, दो नंबर ही माल, दो नंबर ही पैसा उन्होंने वहाँ फंड में ट्रांसफर कर दिया, पता नहीं सेठ का पैसा और सेठ का पैसा वहाँ ट्रांसफर कर दिया और बोल दिया हमने कंट्रीब्यूशन है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मानेंगे। अगर कोई अप्रूव ग्रेजुटी फंड है भी, पॉइंट नंबर ई ये पढ़ो, ग्रेजुटी फंड है, पेंशन फंड है और सुपर जो कि आपके अप्रूव्ड है, उसका 50% इन एक्सेस वो डिसअलाउंस है। आपने 100% आपने उठाया 100 मिलियन, 100 मिलियन का 50% जो है ना वो डिसअलाउंस कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सिमिलरली एफ की भी यही बात है। अच्छा, कोई भी फाइन पेनल्टीज दिए आपने तो हम उसको नहीं मानेंगे, जो कि आपने किसी को गलत तरीके से काम करने के लिए दिए हैं आपने, हम उसको नहीं मानेंगे। कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर वो भी नहीं होगा। एनी अमाउंट कैरिड फ्रॉम रिजर्व फंड टू कैपिटल फंड, लोग पैसा इधर उधर करते हैं ना, कैपिटल से उठा के रिजर्व में डाल दे, रिजर्व से डाल दे कैपिटल में दे, ये भी हम एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे आपके। प्रॉफिट ऑन डेट, ये देखें एनी, अच्छा अब ये एओपी के लिए, जे वाला जो है एओपी के लिए, एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकेज कमीशन और सैलरी अदर देन रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉय टू द मेंबर, हम उसको नहीं मानेंगे। अदर देन, अदर रेम्यूनरेशन पेड, भाई अब एम्प्लॉइज आपने प्रॉफिट ऑन डेट दिया है, एनी प्रॉफिट ऑन डेट दिया है, यानी कि सूद दिया है आपने, कोई ब्रोकेज हाउस ब्रोकेज दिए, कमीशन दिए, सैलरी दी है, और अदर रेम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉय टू मेंबर, मेंबर को अगर कोई चीज दी है ना आप लोगों ने इन सारी चीजों में, तो हम उसको नहीं मानेंगे, ये इन्होंने क्लियरली बता दिया है, सिंपल सी बात है। इसी तरह ये एक्सपेंडिचर वाला भाई देखो अच्छा एक बात ये होती है, अक्सर जगह पे देखा गया है कि कंपनीज जो है ना, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात हो रही है, लोग क्या करते हैं कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं। अच्छा, कैश की ट्रांजेक्शन करने से नुकसान ये होता है कि आपको आपका फ्लो जो होता है ना वो ट्रैक नहीं होता। भाई मेरे पास कैश सेल्स आई और सेल्स से मैंने पे कर दिया, नेट ऑफ कर दिया आपने, कहीं ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ही नहीं हुई, ना सेल्स टैक्स दिया, ना इनकम टैक्स दिया, ना सेल्स रिपोर्ट हुई। तो उन्होंने बोला भाई हम कैश की चीज़ों को ना नहीं मानते, आपको जो भी काम करना है, जिसको भी पेमेंट करनी है थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल करना, नहीं करोगे हम नहीं मानेंगे। 2.5 लाख से ऊपर ऊपर अगर आपने कोई पेमेंट करनी है तो आप थ्रू बैंकिंग चैनल से करेंगे, अदरवाइज हम मानेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये बात हो गई। ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है लेकिन उसका उसका सबूत देना जरूरी है। उसके बाद लिखा है कि अगर कोई चीज एक्सपेंडिचर नॉट एक्सेडिंग 25,000, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आई वाला जे एल वाला एप्लीकेबल नहीं होगा कि भाई 25,000 से कोई अमाउंट नीचे नीचे है तो हम उसको भी अलाउ कर देंगे कि आप उसको पे कर दो कैश के थ्रू। और इसकी एक और डिसअलाउ देती है कि भाई कोई भी अगर आपने यूटिलिटी के खर्चे दिए कैश में, फ्रेट के दिए खर्चे, ट्रैवल के, पोस्टेज के, टैक्सेस कोई पे किए, तो भाई हम उसको कैश में दिए तो हम उसको अलाउ कर देंगे, बोलेंगे कोई मसला नहीं आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे सैलरीज के ऊपर बात की गई है। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे यहाँ पे, यानी कि 32,000 से ज्यादा अगर किसी को पर मंथ सैलरी आपने जो दी है एम्प्लॉयज को, आपके 4 एम्प्लॉयज हैं, 4 में से 2 की 32 है और बाकी की ज्यादा है, तो आप जो 32 वालों को कैश दे सकते हैं पर मंथ, अदरवाइज नहीं दे सकते आप। सही है दोस्तों, ये चीजें थी इस सेक्शन में, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बाकी इसमें जो फार्मास्यूटिकल का ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि भाई अगर आपने 10% से ऊपर कोई एक प्रमोशन कॉस्ट की है 10% टर्नओवर से, तो वो डिसअलाउंस कर देंगे। असल में इसका मसला ये होता है फार्मा के अंदर, आ, जो ये लिखा है ना एनी एक्सपेंडिचर ऑफ सेल प्रमोशन, वहाँ सेल प्रमोशन बहुत होती है क्योंकि फार्मा की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, एडवर्टाइजमेंट पब्लिक, तो बोलते हैं भाई हम आपको अलाउ करते हैं, आप गलत तरीके से काम नहीं कीजिएगा। आप सेल प्रमोशन करते करते सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने पेल दिए, जो नहीं भी थे उसके प्रमोशन के वो भी डाल दिए सारे। तो उन्होंने बोला भाई 10% ऑफ टर्न तक की मैं आपको लिमिट देता हूँ कि आप इतने का अलाउंस हमें आपको, आप इतने में सेल प्रमोशन की एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये नहीं कि 100 मिलियन की सेल प्रमोशन एक्टिविटी की आपने 10% तक की। उसके बाद एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी इन एक्सेस ऑफ लिमिट, लिमिट से नीचे लिखी हुई है इसकी ना, ये सारी चीजें लिखी हुई है इसके ऊपर। ये बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव किया हुआ है इन्होंने। तो ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं दोस्तों, ये सेक्शन 22। अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हम मुझसे पूछ लेना। एक्सपेंडिचर हुआ इनकट की बेस पे सेक्शन 20 में चलेगा। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि सेक्शन 21 के अंदर कौन कौन से हमें डिसअलाउंसेस हो रहे होते हैं। ये वो अलाउंसेस होते हैं कि आप अपने जब आप एफएस बना रहे होते हैं ना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तब आपको ट्रिगर आउट करना पड़ता है कि भाई यार कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है कि हमने लिमिट में रख के करे भी नहीं करे। ऐसा नहीं हो कि एक्सपेंस तो कर लिया लेकिन हमारा इंडिविजिबल हो जाए। इंडिविजिबल होने का मकसद ये होता है कि आपका ये जो प्रॉफिट है ना ये बढ़ दिया जाएगा। हम आपके इस एक्सपेंस को डिसअलाउ करते हैं, हम आपके एक्सपेंस को नहीं मानेंगे, आप काइंडली इस पर टैक्स पे कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कोई भी टैक्सेस पे किए आपने परसेंटेज की बेस पे ऑन प्रॉफिट्स पे, वो डिसअलाउंस है। आपने कोई डिडक्शंस की हैं उसको आपने एक्सपेंस में चार्ज कर दिया, वो डिसअलाउंस है आपके पास। एंटरटेनमेंट आपको एक लिमिट के अंदर रख के करनी चाहिए। किसी चीज़ पे टैक्स डिडक्ट नहीं किया, किसी एक्सपेंस में वाइल डूइंग पेमेंट आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, वो भी डिसअलाउंस हो जाएगा आपका। थर्ड शेड्यूल आइटम के ऊपर अगर आपने किसी को कमीशन पे और पेमेंट करना है तो 0.25% हम आपका एक्सक्लूड कर देंगे। अगर वो बंदा जो है ना वो एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं है। अगर एक्टिव टैक्स पेयर में तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सुपर एन्युमेशन फंड की मैंने बात बताई थी आपको। या आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, आपने अगर वो रिकग्नाइज नहीं है तो आपको कैश बेसिस पे अलाउ होगा, प्रोविजन नहीं मानते वो लोग। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें नहीं लिखी वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मेरे साथ एक बात बताएं, इम्पेयरमेंट का लॉस आया, इम्पेयरमेंट लॉस है, मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, नोशनल एक्सपेंसेस है। ऑल दो इनकर्ड हुआ है साल में, लेकिन नहीं मानेंगे भाई, नोशनल एक्सपेंस है मैं क्यों मानूं? एक्सचेंज गेन या लॉस, एक्सचेंज लॉस नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। बोलेंगे एफटीआर में और आपने एनटीआर में कैसे क्लासिफाई कर दिया, नहीं मानेंगे इस चीज़ को। रिवैल्यूएशन सरप्लस इनकम, कभी भी नहीं मानेंगे उसको। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं नोशनल एक्सपेंसेस जिसको वो लोग डिसअलाउंस नहीं मानते हैं। वो कहते हैं इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब हो गया हो, या तो पैसा दे दिया और 3 साल के अंदर उसकी पेमेंट कर दी गई हो। तो ये सेक्शन 20 और 21 समझें, इनकम ऑफ बिजनेस की जान है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है ना, हम जब सवाल करेंगे ना टोटली कंप्लीट, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियरली नजर आनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ यार वाकई सेक्शन 20 कंप्लायंस हो रही है, 21 की कंप्लायंस हो रही है। तो हम ये सारी चीज़ें देखते जाएंगे सर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आपका कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।